ओम शांति शांति शांति। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के दूसरे दिन के दूसरे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज के सेशन हेलो हेलो आज के इस सेशन का टॉपिक है बहुभाषी कविता एक नया विश्व बुनना, मल्टीलिंगुअल पोएट्री रीडिंग्स वीविंग अ न्यू वर्ल्ड। इस सेशन के चेयरपर्सन हैं श्री चंद्रशेखर कंबर जी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और हमारे साथ साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट श्री माधव कौशिक जी भी हैं, उनका भी बहुत ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माधव कौशिक जी से कि वो हमारे पोएट्स का स्वागत करें। सबसे पहले कंबर जी का ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है सर। मधु आचार्य जी राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है। अमरनाथ जी, अमरनाथ अमर, समीर तांती जी, वो क्या नाम है सर? मंसूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। का नाम क्या है? परेश कामत जी। स्वागत है सर। आशा आशा तिरुचोट। प्रबल कुमार बासु जी, स्वागत। जोरदार तालियां होनी चाहिए स्वागत के लिए। हमारे देश के महान कवि हैं ये। आशा जी आई हैं, आशा लामा जी। धीरू ज्योति बासुमती, नसीब सिंह मनहास जी,
आप सभी कवियों का, पोएट्स का बहुत बहुत स्वागत है. So with the permission of the chairperson श्री चंद्रशेखर जी, we will like to start the session. सबसे पहले मैं चंद्रशेखर जी जो हमारे सेशन के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में उनका प्रोफाइल पढ़ना चाहूँगी. श्री चंद्रशेखर कंबर is a noted Kannada playwright, poet, novelist, music composer and filmmaker and former president of Sahitya Academy. He was the founder, Vice Chancellor of Kannada University, Hampi, Chairman, Karnataka Natak Academy and National School of Drama Society, New Delhi. He has published 21 plays, 8 collections of poems, 3 novels, and 12 research books on folklore, theatre, literature, and education. He is a recipient of Padma Shri, Jnanapeeth, Sahitya Academy Award, Sangeet Natak Academy Award, Kabir Samman, K.V. Shankar Gowda Award, Kamla Devi Chattopadhyay Award, Ashan Award, and many, many others awards. So big round of applause for Chandrasekhar Kambar ji. Welcome, sir. Yes. Sure. So with your permission, we start the session. सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे कवि समीर तांती जी. Samir Tanti is going to be in Assamese language. Yes. Samir Tanti ji is a renowned Assamese poet. His first work, Jodha Bhumir Kavita, Poems from the War Fields, was published in 1985. Over the years, he has published 15 volumes of poetry, 4 volumes of critical and literary essays, 2 translated collections of Japanese and African poetry, and has also edited 2 short story collections. His poems have been translated into English and several other Indian languages. He is the recipient of prestigious Assam Valley Literary Awards. So, with huge respect, I would like to call upon Samir Tanti ji. Sir, please. आप सबको सादर प्रणाम. मैं पहले प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मेरा असमिया कविता आओ चलें. पहले मैं असमिया में पढ़ूंगा, एक ही कविता असमिया में पढ़ूंगा, बाकी मैं हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहूँगा. जाओ गोई बोला, भूख सलाम, प्यास सलाम, सलाम है पेट न मरा अजगर, सलाम अघरी मेघ उद्भ्रांत नदी उन्मना जुरी, हे मोर उन्माद सागर तुम्हाको सलाम. हे गर्भ तुम्हार पराई बुटलिलु भूख, क्रमश टुटी अहा माटिर शोक. ओ मोर जिभा तुम्हार पराई हेई बाट आउ बाट, অন্য এক সময় দুঃখ সময় রোগাক্রান্ত রাতি. ক্ষয়হীল 2000-এ ভাঙি শিলাময় দিন কাটে প্রতিটো প্রহর, প্রজ্বলিত অগ্নি সৃজন আর মননৰ আলোকিত বাট. প্রযুক্তি সালাম, ধ্বংস সালাম, সালাম হে বিভীষিকাৰ ইচ্ছা, সালাম নক্ষত্র লোকৰ অধিবাসী আকাংক্ষিত পোহৰ, আদৰণি তোৰণ অন্য এক সময় অনতিক্ৰম্য কাল শুদ্ধতাৰ ঋতু. হে যাত্ৰা দুহাত দিয়া পাৰ হওঁ দুখৰ ভাৰাক্ৰান্ত বাট, সংকটৰ সহস্ৰ তোৰণৰ মাজেৰে উদযাপন কৰোঁ তোমাক উৎসৱ অনাদি অনন্ত কাল. ক্ৰমশ উজ্জ্বল ফৰকাল মোৰ প্ৰজ্বলিত প্ৰজ্ঞা, দেশে দেশে ঘৰে ঘৰে বাটে বাটে জীৱন জোৰা ভিক্ষা. आओ चले, भूख सलाम, प्यास सलाम, सलाम है पेट नामक अजगर, सलाम बंजारे बादल उद्भ्रांत नदी उन्मादित झरना. हे मेरे उन्मादित सागर तुमको भी सलाम. हे गर्भ तुमसे ही बटोरा था भूख को, क्रमश टूटता हुआ मिट्टी का शोक. ओ मेरी जुबान तुमसे वो राह पगडंडी, अन्य एक समय दुसमय रोगाक्रांत रात. क्षयशील दोनों हाथों से तोड़कर शिलामय दिन काटता है प्रत्येक प्रहर, प्रज्वलित अग्नि सृजन और मनन का आलोकित मार्ग. तकनीक सलाम, ढंग सलाम, सलाम है विभीषिका की इच्छा, सलाम नक्षत्र देश के अधिवासी आकांक्षित पुहर प्रकाश. स्वागत तुरंत अनेक समय अनतिक्रम्य काल शुद्धता का मौसम. हे यात्रा हाथ दो पार कर दुख की बुझिल राह,
संकट के हजारों तुरन के बीच से उद्यापन करो तुम्हें उत्सव अनादि अनंत काल। क्रमश उज्जवल मुक्त मेरे प्रज्वलित प्रज्ञा, देश देश में घर घर में राह राह में आजीवन पड़ताल। धुआं, मठ मंदिर और दरगाह मेरे अंदर अंगड़ाई लेते हैं। कितने अप्सराएं और गंधर्व, कितने किन्नर किन्नरी जैख्या आकर बैठे हैं साधु सन्यासी पीर के बगल में। रात ने करवट बदली है, मेरे बदन पर उगाए हैं हजारों सालों के वृक्ष लता फल पत्ती जड़ें, पशु पंछी और सरीसृप के कदम। उड़ रही है हजारों साल की धूल, हजार साल को कीचड़ में सड़ रहे हैं दोनों पैर प्राचीन से भी प्राचीन। हाथ में लहू और आंसू की कटोरी, आंखों में लाखों करोड़ों की वर्षा की नशा, होठों पर भूत बन चुका होठों का नशा। बोलना चाहता हूँ बोल नहीं पाता, दोनों आंखों ने पांख फैला दिया है, जीभ पर अनंत काल की प्यास। तुम मुझे करीब खींचते हो, सुबह हो रही है, मैं नहीं हूँ खाली चट्टाई, चट्टाई पर एक मृत रात की गिरी हुई नींद। नींद में निहत चेहरे मैं प्यार से बटोरता हूँ, गिरे हुए मठ मंदिर के पल को, वही मेरा विपन्न काव्य कथा। एक मृत कविता से धीरे धीरे उतर आई एक शुद्ध सुबह, हजारों अनावृष्ट दिनों की अधिविद्या। तुम मुझे पाने के लिए व्याकुल हो उठे हो, मैं जो अभी अधिविद्या के सीने में कुंडली बनाकर उड़ने वाला धुआं। तीसरा कविता, सोए हुए दोस्त तनों की गरिमा के साथ। सोए हुए दोस्त तनों की गरिमा के साथ मैंने उस सुर की गरिमा को छोया और खुद को नग्न किए बगैर उतर आया धीरे धीरे गिटार और ढोल की पोशाक से, उंगली और कमर की सलवटों से। अभी कोशिश कर रहा हूँ सोने की उल्लू और चमगादड़ के साथ। मैं नहीं भाई, अपने बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, नहीं जानता किसी के बारे में नहीं जानता, रात की इस अपार निर्जनता और खिल रहे फूलों के बारे में भी नहीं जानता। सुर के बगैर घर में मैं कभी रह नहीं पाया, कैसे जान सकता हूँ अब कितने सुर की बारीकी, कहाँ कितनी। चांद और सूरज की रीति नीति के बारे में भी मैं कुछ नहीं जानता, मैं ही बहुत पहले चला आया अपने सहोदर सस्यर फूलों से दूर। कुछ नहीं जानता भाई, मैं तो अचानक आने वाला एक वैसे ही मामूली दिन। जा रहा हूँ बगुले और पतंगों के आराम के बीच से, हेमंत का एक सुना अपराह्न। अब भी समझ पाया इस जाने के घड़ी में, जान नहीं पाया कुछ भी। सस्यर फूल की भी थी कितनी इच्छा और कल्पना, सोए हुए दोस्तन को भी कितनी महिमा और मर्म वेदना। इस तरह क्यों पुकार रहे हो, मैं तो अब नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ। मैं हजारों मृतक की नींद में जाग कर रुका हुआ हूँ, प्रत्येक बच्चे की मासूम बोली में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर सर। चौथा कविता, चाय बागीचा प्यारा चाय बागीचा। कितना अरसा गुजर गया, कितने दिन अनाहार से, कितने जगह एकांत में शीशक उठते हैं। बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं, रेल की सिट्टी असीम जल और कुहासे से होकर गुजरने वाले जहाज की धुआं स्मृति के आकाश से को धूसर कर देता है। कहाँ था वो घर, प्यार भरा आश्रय, मासूम जंगल में डोलता फिरता बचपन, जंगल के रंग बिरंगे उत्सव। वो पितृपुरुष की माटी जहाँ फूलों और पंखुड़ियों की तरह बिखरा पड़ा था भरोसा, पानी जैसा पारदर्शी, पत्ते जैसा सहज,
बारिश जैसा पवित्र लेकिन सूर्य जैसा गाढ़ा। वही था अतीत निसंगता का प्राचीन दुर्ग। एक नदी काली, तुम्हारा सुगंधित रक्त, तुम खुजते फिरते हो अपने ही भीतर। कलेजे का एक पंक्ति गीत क्या ही करुण हो उठता है। जहाँ जा नहीं सकते, जिसे पा भी नहीं सकते, तुम्हारी पुरानी जड़, सुख की प्रतिध्वनि। तुमने क्या चाहा था और तुम्हें मिला क्या। सुरा में मगन रात और कामना की कोलाहल। हर पग पर लंबी बाट और लंबी होती जाती। तुम मौन होकर आते हो, मौन की नदी से होकर। समय सफ़ेद हो जाता है तुम्हारे हाड़ की दरारों से। सपना देखता हूँ, सपने में चेहरे स्पष्ट हो उठे हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन तक चीख पुकार, उत्तेजना, मौत का हाहाकार। उसमें भी है कितने सुख, सुख की सिलवटों में दुख। पशु और जीवन, कभी पशु तुम्हारी तरह एकटक देखते रहते हैं और कभी तुम पशु में बदल जाते हो। तुम्हारी देह में डूब जाते हैं चांद, सूरज, तारे। पशु और तुम सपने को भयानक बना देते हो। तुम लोगों की यंत्रणा से आसमान फट जाता है और आसमान के आंखों से फिसल आता है रक्त। रक्त पृथ्वी को करुण बना देता है। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी आत्मा की ज़रूरत है। वे जैसा चाहते हैं तुम वैसे बनकर रहो। तुम्हारा सील शब्द सपने को खोज रहा है, तुम्हारी उच्चता के शिखर को खोज रहा है। दे दो तुम्हारी जीवन यंत्रणा की उपहार। उनकी तरफ जाओ, उनका बात सुनो, आज्ञाकारी बनो, मुक्त पशु की तरह। तुम्हारी भूख को रहने दो तुम्हारे साथ, निद्रा और यौनता का आसपास। तुम रहे संध्या सुख की निर्जनता में। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी चेतना की ज़रूरत। वे जैसा चाहते हैं वैसे बनकर रहो। सुनो सुनो हरे हृदय की विषय गाथा। माननीय महोदय, महोदया और हरे के अनुरागियों, सभा में जब हरे की वंदना है तो विषाद की महिमा कहाँ। कलेजे में भी नहीं देखी काले आदमी की लाल कलेजे की सूर। सुनो क्या बगीचा के घर घर में झूमर की सुंदर सरमई लहर कांपते हुए हवा में विलीन हो जाती है। मैं ठीक हूँ, इतने सालों से मौन हूँ। नंगी पीठ पर पसलियों की रेखा। मिनी तुम्हारी दृष्टि शून्य है। अब सुबह उठकर क्या पीते हो। कलेजे की ताज़ा खून, आह खून शहद से भी मीठा है। मितिर पत्ते तोड़ने गया था, मितिर पत्तों में मोहिनी है। मितिर जलावन लाने गया था, मितिर जलावन में अग्नि है। उकीरबा ओहोई चाय बगीचा। मितिर माटी जोतने गया था, मितिर माटी में कालिका है। मितिर कलम काटने गया था, मितिर कलम में जादू है। उकीरबा ओहोई चाय बगीचा। मितिर करम देखने गया था, मितिर पर्वत में प्राण है। मितिर होली खेलने गया था, मितिर रंग में कामना है। उकीरबा ओहोई चा बगीचा। मितिर झूमर गाने जाता हूँ, मितिर झूमर कहीं नहीं है। मितिर सूत पर लाऊंगा धन, मितिर सूत समेट लेगा। उकीरबा ओहोई चाय बगीचा। हे उज्जीवित रात, हमारी कल्पना की सुंदर देवी। दो शब्द सुख दो, जाता हूँ जन्म और मृत्यु के उस पार। देखो चेहरा, देखो अपने स्नेह की जड़ों को। दर्पण दो, वेदना के वैभव दो। नग्नता का उल्लास से वर्ण करूं। कभी हंसता हूँ, कभी हंसी में सिसकता हूँ, कभी खड़ा होकर बैठता हूँ। सलाम करता हूँ तुम्हें, तुम्हारे अनंत अभिलाषा को। काला पानी पुकारता है, उकीरबा ओहोई ओहोई। संध्या तारा पुकारता है, ओहोई ओहोई। हरा सपना पुकारता है, ओहोई ओहोई। उकीरबा ओहोई चाय बागीचा। थैंक यू समीर सर।
और एक कविता पढ़ लेता हूँ ये। जी। हे मेरे देश मेरे अपने लोग, हे मेरे देश मेरे अपने लोग, रात की आंतरिक भूख और आंसू की लंबी नदी पार कर तुम्हें पाया। कमल की कोमल पंखुड़ी, एक प्याला गाढ़ी मदिरा, तुम्हारी कमर को लपेटे हुए नमकीन सागर मुझे हाथ पसार कर पुकार रहा है। कब और कब मैं घर लौटूंगा मेरे देश मेरे अपने लोग। मुझे इस कारागार से निकाल कर लाओ, मुझे लाओ निकल कर लाओ उन वैशाल्यों से। मुझे एक बार ये रात इस जगह फुटपाथ पर ही गुजारने दो सुरक्षित। मैं जाऊंगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई नगरी तक। हे मेरे देश मेरे अपने लोग, इस वसंत काल में नहीं, इस सर्दी में भी तुम लोगों की गर्मी होठों से बर्फ से ढके मेरे माथे को चूमो। मैं जागूं या ना जागूं, मेरी कविता चारों तरफ बज उठे, बिल्कुल मधुमक्खी और भौरे की तरह, गुन 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 की तरह। आकाश मिट्टी हवा पानी और आग के साथ उन्मुक्त। इस अंधियारी रात में तुमसे दूर रहकर भी मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ। ट्वेन सांग डाओ की, माओडिया, तेलियामुड़ा, रुआनसलांग, लुहित और रुंगली रंगलियत के किनारे किनारे। मेरे माथे पर तुम्हारे फूलों की मुकुट, मेरे शरीर में तुम्हारी बुनकर महिलाओं की उंगलियों की गर्मी। मेरे माथे पर दमकता है तुम्हारे आकाश का सितारा। मैं तुम्हारी दिग्विजय का संदेश लेकर जाऊंगा दूर दूर नक्षत्रों तक। हे मेरे देश मेरे अपने लोग, कब और कब, हाँ कब मिलेगा घर घर तुम्हारे चुनाव की खबर। मैं बटूरूंगा तुम्हारी मैंगनीज, इस्पात, कपास, चमड़ा, सोना, चांदी, मोती दोनों हाथों से। कब वो स्वाधीनता, प्रिय स्वाधीनता, मैं तुम्हारे बाहों में जागूंगा। कब और कब, हाँ कब, भूख जरा आतंक से निकल कर गाऊंगा तुम्हारे गीत, मेरे अपने लोगों की गीत। हाँ कब और कब तुम्हें देख पाऊंगा हे मेरे देश मेरे अपने लोग। तुम्हारे सीने के कोयले से के अंदर चुपचाप बह रही मैं एक नदी, तुम्हारी उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक बहा कर लाता हूँ। गंगा जमुना सरस्वती महानदी नर्मदा गोदावरी ताप्ती। तुम्हारे चेहरे की तरह खूबसूरत चेहरे के लिए मैं रुका हुआ हूँ। मणिकर्णिका, खजुराहो, कोणार्क, द्वारका, बद्रीनाथ, पूरी, मनाली की राहों में। हे देश तुमने मुझे बटोर दिया था लिका वाली धुलाविड़ा की धूल से। मैं अब भी सड़क के कुत्ते के साथ भटकता फिरता हूँ मदुरई, जैसलमेर, श्रीनगर, वैशाली, लखनऊ की राहों में। मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं देख नहीं सकता प्रत्येक देव देवी की तरह इस देश के हसीन स्त्री पुरुष के मुखड़े को। हे स्वाधीनता स्वाधीनता, हे मेरे प्रिय पताका, तुम्हें फिर कब देख पाऊंगा। कब तुम्हें लपेट कर भूखे बच्चों के हाथों को थाम कर दौड़ जाऊंगा सड़कों पर तुम्हारे आदिवासियों के गीत गाते हुए। क्रांतिकाल क्रांतिकाल, मेरे देश के क्रांतिकारी स्त्री पुरुष, तुम लोगों को नमस्कार। कब और कब, हाँ कब मैं अभिवादन करूंगा तुम लोगों को। हे मेरे देश मेरे अपने लोग, मेरी मिट्टी, मेरा आकाश, मेरा आग, मेरा पानी, हवा, तुम लोगों के घुले हुए लहू में घुले हुए, लहू में घुले हुए, लहू में घुले हुए, लहू में घुले हुए। जोरदार तालियां समीर तांती जी, बहुत खूबसूरत। सर आगे बढ़े, आगे बढ़े आप प्लीज ली। ओके 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 ओके। A humble request from the Sahitya Academy that we need to restrict to time as well. तो 5 से 7 मिनट हर कवि लें, उससे ज़्यादा नहीं। हमारे नेक्स्ट कवि हैं प्रबाल कुमार बासु जी। Prabal Kumar Basu has 21 volumes of poetry, a collection of verse drama, 5 collection of essays and 2 short stories to his credit.
His works have been translated into various Indian and foreign languages. He is Vice Chairman and Founder Trustee of Kolkata International Foundation for Arts, Literature and Culture. He is a recipient of Gauri Bhattacharjee Memorial Award, State Academy Award, and he is a writer in residence for 2 weeks at Rashtrapati Bhavan during 2017 at the invitation of President of India. So let's welcome Prabal Kumar Basuji. Good morning, everyone. I'll be reading, I write in Bengali language. I'll be reading translations in English. My first poem, Why do you ask? When I have spoken, a lot remained untold. Why do you ask? What I have seen, I missed out much more. Why do you ask? Whatever I have written is minuscule compared to what I did not. Why do you ask? What I comprehend is way below what I did not. Why do you ask? What I have given is much less than what was not offered. Why do you ask? What I have learned has left behind scores of lessons. Why do you ask? What I have built, I have wrecked much more, still keeping faith in me. Next poem, The House Next Door. Everything that happened till date happened at the house next door. Once it rained there, we were stressed with heat. Flowers bloomed at the garden of the house next door. The shy girl from house next door was in love. The boy from house next door got good rank in exams. The tenant of the house next door contested for election. Someone from house next door got a job. The moon rose above the roof of the next door house. A pandal was erected. Many people came there. Police came once, sound of heavy boots. One day I saw some new faces. Haven't seen them earlier. One day found that the house was being painted. One day I came to know that the house next door would be pulled down. While thinking why everything happened to the house next door, one day I realized a little unconsciously that I used the address of the house next door all the time. My next poem, Things Remained Unsaid. Each time I returned from you, I feel something has remained unsaid. It's not that it was something important, not even it was regarding you or me, but after coming back, I felt as if something remained unsaid. At a point of time, I could no longer recall what was to be said, what hadn't been said. At times, I feel that much more remained unsaid than what was said. What remained unsaid must have been unworthy of saying. My next poem is God to Blind. With a lump of chalk clay in hand, a blind man was trying to draw God on the pavement, with a beggar boy watching him closely. As soon as the drawing was finished, the boy shouted, "Where is God? This is the face of Almighty." Erasing the face, the blind started drawing again.
The second time, as he was done, the boy broke into laughter. You are wrong again. This is the face of Jesus. Wiping it out swiftly, the blind again started creating God. In this manner, every time the blind tried to draw God, it became the face of someone else. And the boy, on this pretext, went on rejecting God. Tired of drawing the wrong picture the whole day, the blind at last ended up drawing his own face and made the eyes visionless. The boy applauded. This is how exactly the God looks. My next poem. The city in which I live. After this, I will read one more poem and stop. The city in which I live, everyone wears a raincoat, whether it rains or not, wears a sunglass even after the sunset. The city in which I live, everyone looks alike, so no one is either friend nor enemy. The city in which I live, the sky seems to be pink. No stars are there in the sky. Everyone heads in the direction in which the wind blows. Water of the city in which I live is also virtueless. Sometimes I think, is there any better city to live in? The city in which I live, if you stretch your hand, at least someone will come and hold it. And my last poem is all about umbrella. All about umbrellas. Do you use umbrellas? Think umbrellas are auspicious to civilization, capable of protecting you from the overchanging weather. Are you suspicious of the color of umbrellas? Believe that a red one more than a black, or a green more than a blue, or even a yellow more than a violet will enrich you. Are all your friends sensitive about the virtues of an umbrella? Admits its necessity, aware of its right usage? Do you inquire on one's umbrella before making friends? Though the American president and Amullo Addo use umbrellas of same color, their own chemical compositions remain absolutely different. But I have always remained apathetic towards the use of umbrellas. Have had no trust in those who use them. Still, believe me, I have collected a variety of umbrellas from all over the world. I also have some idea about repairing them. Don't try to become intimate with me. Desist from trying to mark me out. Using a terrorist umbrella, I have noticed it almost makes me look like the American president. Thank you. बहुत सुंदर, very nice. Prabal Kumar Basu ji, wonderful. Thank you so much. Moving on to our next poetess. She is Dhijur Jyoti Basumtari, I think from Assam. Dhijur Jyoti Basumtari is a noted Assamese writer. She has published 5 poetry collections, 2 short story collections, Dusbinne Bebar and Langtia Semang, 1 short novel and also a Hindi translation. She has participated in Kavya Hatra program organized by Kala Academy Goa. She is a recipient of Asha Muchari Literary Award and Orkhi Alari Bishnu Jyoti Kochari Award. So let's welcome Dhirju Jyoti Basumtari. खुलुमबाय
नमस्कार। मैं एसामीज राइटर नहीं हूँ, मैं बोडो लैंग्वेज का राइटर हूँ जी, बसुमतारी जी। आज मैं 3 कविताएं प्रस्तुत करूँगी। इससे पहले मैं बोडो भाषा की 2 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है आं दा फेबाय। आं दा फेबाय गोजा गुफुर फिथिखाजों खथानि नक्साफ्रा गुस्लायबाय, इन्जुरफोरा रमान्सनि गाब गाबाय। सैनानै दोननाय घरेनि सुफोरा मोसानायाव आलमारिनि खनासेयाव थाखोमानाय दखना थावसिया बोदोर जाबाय। आंहाबो गोलाव आयनायाव गावनि मोखांखौनो जारौलि नुबाय। आं दा फेबाय। हिंदी ट्रांसलेशन। कविता का शीर्षक है नशे में हूँ मैं। मुझ में अब नशा छाया है लाल सफ़ेद शराब से। कमरे के नक्शे बदल गए, रोमांस से रंगीन है दीवारें। लटकती घड़ियों के कांटों के नित्तों में अलमीरा के एक कोने में रखे दुल्हन के जरे संसल हो गए। मुझ भी आईने में देखते ही अपने चेहरे पर लाली नजर आए। मुझ में अब नशा छा गया। लंबे बालों में यौवन के पंख पर पंख लग गए। हर कदम पर दिल की धड़कन पायल झनकाने लगी। रात के आंगन में दिल खोलकर गाने लगे। मुझ में अब नशा छा गया। आंखें आंखों में अटक गई, मैं सोचने लगी। नजरे से नजरों से नजर लग गए, मैं सोचने लगी। बाण से बाण खा गए, मैं अभी उस बाण से बाण खा गए, क्योंकि अब मुझे नशा छा गया। कविता का शीर्षक है पाप। डर तो हर वक्त रहता है, पाप को ना पहचानने में ही लोग पापी बनते हैं। डर तो हर वक्त रहता है, पाप को ना पहचानने में ही लोग पापी बनते हैं। इस धरती में तो कोई ही नहीं है ना जो नंगे वक्त को देखने को मन नहीं करता। यही तो बलात्कार है, इसलिए ही तो हम सब पापी हैं। रात के शब्दों को सब जानते हैं, इससे ज़्यादा भयानक है दोपहर के शब्द, क्योंकि दोपहर के ललहलाते शब्द चोट को मार डालते हैं। भगेरा जीवन इसमें ही पापी बन जाता है। तीसरा कविता रात के वास्तव। रात में खून से नहाते वास्तव अपनी माँ की गोद से दूध पीते बच्चे को छीनने जैसा। सांसों में नशा देकर चुरा लिया है जीने का अंदाज। सब जानते हैं मृत्यु कला दुनिया की एक सैब्य शब्द, फिर भी उस मृत्यु को लेकर आना जो मृत्यु पहले से ही मुंह खोल के बैठे हैं, उसके मुंह में जीवित जीवन को देना। क्या दुनिया उसे अपनाएगा हाथ फैलाकर? यादें और सपने वक्त के एक कसा आईना है। सबका चेहरा एक सच है जिसे कभी छुपाया नहीं जाता। जिंदगी और मौत रंगीन और रंगहीन, फिर भी मौत तुम मत आना धोखे के रास्ते से। फिर भी मौत तुम मत आना धोखे के रास्ते से। थैंक यू। खुलुमबाई। गोजोन्थों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कवि हैं नसीब सिंह मनहास जी। नसीब सिंह मनहास जी डोगरी गीतकार और कथाकार हैं। आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हैं। आप साहित्य अकादमी के डोगरी परामर्श मंडल के सदस्य हैं।
आपको जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा श्रेष्ठ रंगमंच अभिनेता पुरस्कार तथा श्रेष्ठ टेलीफिल्म और वृत्तचित्र के लिए दूरदर्शन वार्षिक पुरस्कार तथा बेस्ट मीडिया स्पोर्ट के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है नसीब सिंह मनाज जी। शुक्रिया। डोगरी परामर्श का जो मैं अभी नहीं पहले था 22 तक था, दिसंबर तक, अगली एडवाइजरी बोर्ड की कोई और है। शुक्रिया आपका। मैं अपनी कविता जो है नया भारत बुनना 2-4 बंद उसके ऊपर और भारत की पहचान क्या है उसके ऊपर वो कहूँगा कि भारत क्यों विश्व गुरु है, क्यों भारत को मानते हैं। एक सांझी धरती है, एक परिवार जी, एक ऐ भविख साड़ा भारती पुकार जी, इह साड़ी रीत है आख्या बार बार जी। एक साड़ी धरती है, एक परिवार जी, एक ऐ भविख साड़ा भारती पुकार जी। ओ एक साड़ी धरती है, एक परिवार जी, एक ऐ भविख इह भारती पुकार जी। धरती पताल रोवै गासा पर शांति, दुनिया च आई जावै अमन दी क्रांति। ना कोई बमार रोवै ना कोई लाचार जी, ना कोई दवार रोवै कंडे आली तार जी। ना कोई बीमार रहे, ना कोई लाचार, और ना कोई दीवार रहे, ना कोई कांटों वाली तार रहे। यही भारत की पुकार है, यही भारत की रीत है। ये ऐसा था। अगला अनुवाद सुनाऊंगा आपको डोगरी में। बहुत अच्छी बात। हर दिले च कोई ना कोई जरूर रौंदा है, उम्र पर जिसदा सुरूर रौंदा है। हर दिल में कोई ना कोई जरूर रहता है, उम्र भर जिसका सरूर रहता है। सरा थोड़ी दाद देंगे तो मेरा अच्छा लगेगा। दाद सबको अच्छी लगती है, वैसे मैंने भी दी है। हर दिल में कोई ना कोई जरूर रहता है, उम्र भर जिसका सरूर रहता है। लाजिम नहीं कि हर फन में शोहरत हो, लाजिम नहीं कि हर फन में शोहरत हो। शख्स किसी फन में मशहूर रहता है, शख्स किसी फन में मशहूर रहता है। वो काम आए या ना आए, वो काम आए या ना आए, वो अपना है इतना गुरूर रहता है। वो काम आए या ना आए, वो अपना है इतना गुरूर रहता है। अब के लोग हंसते हैं ना, उनकी हंसी अंदर से निकलती ही नहीं है, क्योंकि अंदर हंसी हो तो निकले ना। हंसना चाहिए, अच्छा लगता है। वो हंसते हैं, उनकी हंसी ना लगे, ऐसे ही मुंह बनाया हुआ, जितना मर्जी जोक सुना लो, हंसना ही नहीं। वो हंसते हैं, उनकी हंसी ना लगे, शायद अंदर ही कोई नसूर रहता है। वो हंसते हैं, उनकी हंसी ना लगे, शायद अंदर ही कोई नसूर रहता है। ये डोगरी के शेर हैं, डोगरी मेरी माँ बोली के। वो आते ही कर गया मजा किरकरा। जब महल बैठिए कोई ऐसा बंदा आ जाए ना, सब आपका मजा खराब हो जाएगा। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। वो आते ही कर गया मजा किरकरा, हर वक्त उसके अंदर फतूर रहता है, हर वक्त उसके अंदर फतूर रहता है। जब से मिलकर आया है वजीर आला से, जब से मुख्यमंत्री से मिलकर आया ना, वो जब से मिलकर आया है वजीर आला से, तब से बहुत ही ज्यादा मगरूर रहता है। जब से मिलकर आया है वजीर आला से, तब से बहुत ही ज्यादा मगरूर रहता है। चंडीगढ़ में रहा हूँ, काफी देर दिल्ली रहा हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ मैं, लेकिन चंडीगढ़ का तो असर होता ही है ना। अगला शेर है, अभी कच्चे हैं फल जरा पकने तो दो। अभी कच्चे हैं फल जरा पकने तो दो, मजा पक्के फलों में भरपूर रहता है। माधव सर चंडीगढ़ के वासी हैं, इनके सानिध्य में बहुत प्यार मिला। अभी कच्चे हैं फल जरा पकने तो दो, मजा पक्के फलों में भरपूर रहता है। अब तो मालूम नहीं किसके अंदर है क्या, अब तो मालूम नहीं किसके अंदर है क्या,
शख्स अपनों से भी अब दूर रहता है, शख्स अपनों से भी अब दूर रहता है। चलो माना कि उसने तो हद कर दी, चलो माना कि उसने तो हद कर दी, पर इसका भी थोड़ा कसूर रहता है, इसका भी थोड़ा कसूर रहता है, इसका भी थोड़ा कसूर रहता है। सरकार किसी की भी हो, वो दरबार में ही होगा। सरकार कोई भी हो, उसने तो दरबार में रहना जी। सरकार किसी की भी हो, वो दरबार में ही होगा, क्योंकि हर वक्त उसकी जुबान पे हजूर रहता है, हर वक्त उसकी जुबान पे हजूर रहता है। सरकार किसी की भी हो, वो दरबार में ही होगा, हर वक्त उसकी जुबान पे हजूर रहता है। लंबे शेर हैं। जब से दिल का है दिल से मिलन हो गया, जब से दिल का है दिल से मिलन हो गया, तब से चेहरे पे प्यारा सा नूर रहता है, तब से चेहरे पे प्यारा सा नूर रहता है। अगला और अनुभव सुनाऊंगा। डोगरी मेरी माँ बोली की कविताएं हैं, आपको उर्दू में सुना रहा हूं। कैसे हो तुम जैसे भी हो, कैसे हो तुम जैसे भी हो, तुम होने को जी करता है। कैसे हो तुम जैसे भी हो, तुम होने को जी करता है। सामने आकर देख लिया है, गुम होने को जी करता है। सामने आकर देख लिया है, गुम होने को जी करता है। सूखी धरती बंजर हुई, अपने दिल पे खंजर हुई। सूखी धरती बंजर हुई, अपने दिल पर खंजर हुई। हरियाली को तरसी, हरियाली को तरसे आंखें, हरियाली को तरसी आंखें, कुछ बोने को जी करता है, कुछ बोने को जी करता है। हमदर्दी और रहम गए अब, हमदर्दी और रहम गए अब, सहते सहते सहम गए अब। हमदर्दी और रहम गए अब, सहते सहते सहम गए अब। किसी को जिसको पाला उसी ने मारा, रोने को जी करता है। मजबूरी के रंग सिखाती, मजबूरी के रंग सिखाती, ये दुनिया के रंग दिखाती। मतलब के सब साथी रिश्ते, खून खून से लड़ता है, गुम होने को जी करता है। देख ली अब दोस्ती यारी, फायदे के हैं सभी व्यापारी। साथ वहां तक रहता है, काम जहां तक सरता है, गुम होने को जी करता है। ये कुदरत कुछ देखे, ये कुदरत है सब कुछ देखे, यह कुदरत है सब कुछ देखे, लिखती रहती सबके लेखे। ये कुदरत है सब कुछ देखे, लिखती रहती सबके लेखे। पाप कमाने वालों यारो, भांडा एक दिन भरता है। पाप कमाने वालों यारो, भांडा एक दिन भरता है, गुम होने को जी करता है। हम बड़े बड़े काम हैं करते, चर्चे भी शरेआम हैं करते। हम बड़े बड़े काम हैं करते, चर्चे भी शरेआम हैं करते। नाम हमारा होता यारो, ऊपर वाला करता है। चर्चे भी शरेआम हैं करते, नाम हमारा होता यारो, ऊपर वाला करता है। लगता मैं एक छोला हूं, लगता मैं एक शोला हूं, भोला हूं बड़ बोला हूं। लगता मैं एक शोला हूं, भोला हूं बड़ बोला हूं। हद से ज्यादा बोल दिया है, चुप रहने को जी करता है। अब चुप रहने को जी करता है। शुक्रिया, लंबी है क्योंकि समय है। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू दाद, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया साहित्य अकादमी, शुक्रिया कामर साहब, शुक्रिया माधव सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मनहास जी, आपने बिल्कुल समा बना दिया, सभी लोग बहुत प्रसन्न हो गए। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको मैं बुलाना चाहूँगी वो हैं श्री अमरनाथ अमर जी। जी अमरनाथ अमर जी प्रख्यात पत्रकार, कवि, लेखक और आलोचक हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद, निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, कमलेश्वर, चित्रा मुदगल जैसे साहित्यिक दिग्गजों पर कई वृत्तचित्र बनाए हैं। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान आदि से सम्मानित हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूँगी अमरनाथ अमर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।
2-3 कविताएं। आज जो गांव की बदलती तस्वीर है उस पर एक कविता। मेरा समृद्ध गांव। इस बार फिर बरसों बाद मैं अपने गांव गया। इस बार फिर बरसों बाद मैं अपने गांव गया। गांव के मुहाने पर वही बूढ़ा बरगद का पेड़ मिला, विशाल, घना, छायादार। जाने समय प्रवाह में कितनी कहानियों और इतिहास का मूक गवाह। गांव का सबसे बुजुर्ग सदस्य। पिछली बार जब भी गया, हर बार बरगद को प्रणाम कर यही कहा, हे आत्मीय परम श्रद्धेय बरगद, मेरे गांव को खुशहाली, समृद्धि और बरकत देना। और बरगद ने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरा गांव समृद्धि और खुशहाली से लहलहा रहा था। मिट्टी की जगह पक्के के सुंदर मकान थे, झोपड़ी की जगह महल ने ले लिया था। खेतों में खूब हरियाली थी, लोगों के चेहरों पर संपन्नता की लाली थी। इस बार भी गांव की लगातार बढ़ती चौहद्दी को देखा, पगडंडियों पर चला, गलियों में घूमा, उस चौपाल पर गया जहां कभी बाबा के साथ रामायण, महाभारत, गीता और जीवन मूल्यों पर चर्चाएं होती थीं। धूप उमाद की खुशबू महकती थी। सद्भाव से केवल मिट्टी से सोंधी महक आती थी। इस बार मेरे समृद्ध गांव का वह चौपाल नहीं मिला। हाँ, टीवी पर फिल्मी गानों पर थिरकते पांव मिले, राजनीति की चौपाइयाँ मिली, अश्लील मजाक मिले, एक दूसरे पर छीटा कशी और गांजा तंबाकू के कश में प्रदूषण मिला। गांव में भी महानगर की संस्कृति मिली। कितना बदल गया मेरा गांव, कितना समृद्ध हो गया मेरा गांव। मैं गांव के बगीचे में गया। मैं गांव के बगीचे में गया। यहाँ कभी घना बागीचा हुआ करता था। किरणें आंख मिचौनी करती थी। कोयल की कूक और आम्र मंजरियों से महमह करता था सारा सारा गांव। लड़के डाल डाल फुदकते, कूदते उछलते और डोल पत्ता खेलते थे। अब न डाल थी, न पत्ता, न डोल पत्ता। बगीचे के नाम पर अब 1-2 मुरझाए पेड़ थे। एक चौड़ा मैदान था। घनी छांव की जगह कड़क धूप थी। चिक्का कबड्डी की जगह विकेट की पिच पर गेंद और बल्ला था। थे गमछे की पट्टी से बंधे बंधे पांव। कितना बदल गया मेरा गांव, कितना समृद्ध हो गया मेरा गांव। पहले दिवाली छठ में गांव की सफाई होती थी। घर घर पुताई होती थी। आंगन, दूरा, दालान पर गोबर से लिपाई होती थी। दीवारों पर भित्ति चित्र होते थे। दरवाजों पर रंगोली होती थी। इस बार गलियों में नाली का गंदा पानी था। दीवारों के रंग बदरंग थे। रंगोली की जगह बारूद, बंदूक और गोली थी। घर की जगह रिश्तों और प्रेम की लिपाई पुताई थी। घर घर, ठाव ठाव, गली गली। कितना बदल गया मेरा गांव, कितना समृद्ध हो गया मेरा गांव। कुछ पंक्तियां और कुछ नई तस्वीर के साथ। पहले शाम में घर घर से चूल्हे से लकड़ी और गोईठे का धुआं उठता था। सारा गांव साथ साथ हंसता था। सारा गांव एक साथ उदास होता था। जब कभी किसी शाम किसी घर के आंगन से धुआं दिखाई नहीं देता था। धुआं सुख दुख का साथी था। चूल्हे की लकड़ी के साथ साथ बोरसियों में होती थी गोईठे की गरम गरम राख। अब तो घर घर में गैस है। अब तो घर घर में गैस है। न धुआं है, न गर्म गर्म बोरसियों की गर्म गर्म राख। बच गई है तो बस
सुख दुख की दूरी, एक साथ हंसने और रोने की पहेली और रिश्तों की बोरसी में धूल और मिट्टी की ठंडी ठंडी राख, कितना बदल गया मेरा गांव, कितना समृद्ध हो गया मेरा गांव। और अंतिम कुछ दृश्य, चप्पे चप्पे पर अपने समृद्ध गांव की तस्वीर देख मेरा मन भर आया था। गांव से लौटते वक्त बरगद से मैंने फिर कहा, पिछली बार जो मांगा था वह तुमने दिया। मैंने मेरे गांव को खूब समृद्ध किया। हे बरगद, एक प्रार्थना है, अगली बार जब आऊं तो हो सके तो इस समृद्धि की जगह इसके साथ साथ मेरे गांव को प्रदूषण रहित धुआं, सद्बुद्धि, प्रेम, भाईचारा, संस्कृति, संस्कार और सद्भाव देना, हो सके तो यह सद्भाव देना। एक दो और बहुत छोटी छोटी कविता। वह नदी, देखो आज मैं उसी नदी के किनारे बैठा हूं जहां कभी तुम बैठा करती थी। देखो आज मैं उसी नदी के किनारे बैठा हूं जहां कभी तुम बैठा करती थी। इस नदी के धारा के संग गुमसुम खामोश सी तुम न जाने कितनी बार उदास हुई होंगी। शाम ढलने के बाद अंधेरे से कितना डर लगा होगा। हाँ, तुमने फिर तुरंत अपने आप को संभाला होगा। बगल में मंदिर की घंटियों की आवाज से तुम्हें बल मिला होगा। तुमने न जाने मंदिर में जल रहे दीप की रोशनी से तुम्हारे अंदर का उजास तुम्हारे संग हो लिया होगा। और फिर तुमने अपने मन में आत्मविश्वास के साथ अपने डग बढ़ाए होंगे, इस कल्पना के साथ कि एक दिन मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उदासी के क्षणों में तुमने न जाने कितनी बार नारी के अस्तित्व की सफल सुखद पल की मन्नतें मांगी होंगी। मैं ये सारी कल्पनाएं आज इसी नदी के तट पर बैठकर क्यों कर रहा हूं, जानती हो? क्योंकि आज तुम्हारी हर कल्पना से रूबरू हो गया है, मेरा मन एकाकार हो गया है। सच बताऊं, तुम्हारी अनुपस्थिति में भी यह चमत्कार क्यों और कैसे है मैं नहीं जानता, पर ऐसा हुआ है। यूं तो यह नदी चुपचाप अपनी मौन धारा के साथ बहती है, लेकिन आज इस प्रश्न का उत्तर यही नदी बार बार दे रही है, यह कहते हुए कि यही उत्तर अपनी धारा के संग बहते बहते। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर अमरनाथ जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए हम अगले कवि को बुलाना चाहूँगी, मंशूर बनिहाली। मंशूर बनिहाली जी जाने माने कवि, मंशूर जी जाने माने कवि, समालोचक एवं इतिहासकार हैं। आपकी कश्मीरी तथा उर्दू भाषाओं में 1 दर्जन से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं। आपने टैगोर की कुछ कृतियों जैसे बाल साहित्य और गीतांजलि का कश्मीरी भाषा में अनुवाद किया है। आप कशूर अदबी मरकज़ साहित्यिक संगठन के संस्थापक तथा कश्मीरी साहित्यिक पत्रिका गुलाब के प्रधान संपादक हैं। आपको जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक अकादमी द्वारा रोब ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। आप शिक्षा विभाग से प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मंशूर बनिहाली जी। से पहले With due respects to the chair and galaxy of learned writers, I have some humble couplets in Kashmiri and Urdu. I hope you will give attention to it. Zaminas yilwawau baru taydor,
ज़मीन सिलवो बारूद तय नार गसन कद पौध तमज गुल तो गुलजार बकाए अमन तई थाद बापत शुलजी माय मोहब्बत लोल मिलजार. When we saw bombs and explosives in the earth, how we can expect to have colorful and beautiful gardens and reap a rich harvest? So peace and prosperity is possible only if we promote love, mutual respect, and communal harmony. Next couplet is Bazahir Shakliyot Bun Bunch Insan Krihin Kien Prin Tikeh Zan Mahi Taban Magar Prat Kans Insanas Ragan Mans Aki Ranguk Chunaush Khun Doran. No doubt we have different complexions. Say some are black, some are white, and some are beautiful and charming like a moon. But all the human beings have the same and one color of blood running in their veins. और एक कोपलेट है उर्दू में. हमने दिन रात जुस्तजू करके कितने ऊंचे महल बनाए हैं. दोस्ती और रब्त बाहम के दिल के सारे दिए बुझाए हैं. हमने दिन रात जुस्तजू करके कितने ऊंचे महल बनाए हैं. दोस्ती और रब्त बाहम के दिल के सारे दिए बुझाए हैं. और दूसरा कोबलेट है अब तो शीशे के हैं मकां हर सू. अब तो शीशे के हैं मकां हर सू. दिल जमीयत मगर कहीं भी नहीं. आदमी है मशीन का पुर्जा. आदमीयत मगर कहीं भी नहीं. अब तो शीशों के हैं मकां हर सू. दिल जमीयत मगर कहीं भी नहीं. आदमी है मशीन का पुर्जा. आदमीयत मगर कहीं भी नहीं. एक छोटी सी नज़म है ये. चूँकि यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं तो इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने लिखा है ये. इसका उन्वान है लाडली बेटी. कौम की इज्जत है बेटी लाडली. एक बड़ी नेमत है बेटी लाडली. दूसरा शेर है बेटियों के दम से है कायम जहां. बेटियों के दम से है कायम जहां. घर की एक जीनत है बेटी लाडली. ये कभी माँ है कभी ये है बहन. बाई से बरकत है बेटी लाडली. हम समझते क्यों नहीं इसका मकाम. मौजबे रहमत है बेटी लाडली. इस जहाने रंगबू के दरमियाँ तोहफे कुदरत है बेटी लाडली. और आखिरी शेर है आजकल इस लालचों के दौर में. आज जहेज बाकी चीज़ें होती हैं. आजकल इस लालचों के दौर में सहरी जिल्लत है बेटी लाडली. है ये फरमाने खुदा मंशूर सुन. जरिए जन्नत है बेटी लाडली. वाह 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 वाह. और मैं एक अर्ज नज़म करूँगा. ये है इंटरनेशनल पीस के हवाले से है ये. तो उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे. लहू लहू रास्ते हैं सारे. लहू लहू रास्ते हैं सारे. निशां इधर भी निशां उधर भी. दबी दबी सी खामोशियों का समा इधर भी समा उधर भी. वाह 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 वाह. मंसूर इधर भी और उधर. शेर अर्ज किया है ये वक्त का एक सानिहा है. ये वक्त का एक सानिहा है. समंदरों की ज़बान चुप है. ये वक्त का एक सानिहा है. समंदरों की ज़बान चुप है. सफ़ीना अटका है दरमियाँ में. सफ़ीना किश्ती को कहते हैं. सफ़ीना अटका है दरमियाँ में. चटां इधर भी चटां उधर भी. लहू लहू रास्ते हैं सारे. निशां इधर भी निशां उधर भी. शेर अर्ज़ क्या है ये जर्द मौसम में खूबसूरत से फूल. ये जर्द मौसम में खूबसूरत से फूल कितना जुलस चुके हैं. ये जर्द मौसम में खूबसूरत से फूल कितना जुलस चुके हैं. सुनाई देती है शाख गुल से फुगां इधर भी फुगां उधर भी. सुनाई देती है शाख गुल से फुगां इधर भी फुगां उधर भी. इधर भी और उधर भी. शेर अर्ज़ क्या है
दिलों की आंखों पे ख्वाब गफलत बहुत है तारी, दिलों की आंखों पे ख्वाब गफलत बहुत है तारी, नहीं तो अब भी हरम के गुंबद से आ रही है अज़ां इधर भी अज़ां उधर भी। दिलों की आंखों पे ख्वाब गफलत बहुत है तारी, नहीं तो अब भी हरम के गुंबद से आ रही है अज़ां इधर भी अज़ां उधर भी। अब जो लोग हथियार में फरोख्त करते हैं तो ये लफ्ज़ इसमें सूद व ज़ियाँ, सूद नफ़ा को फ़ायदे को कहते हैं, ज़ियाँ तो नुकसान को कहते हैं। वो सूद कर्जे का ले चुके हैं, हमारे खातों के नाम था जो, वो सूद कर्जे का ले चुके हैं, हमारे खातों के नाम था जो, हमें तो सहना पड़ा है लेकिन ज़ियाँ इधर भी ज़ियाँ उधर भी। वाह 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 वाह। वो सूद कर्जे का ले चुके हैं, हमारे खातों के नाम था जो, हमें तो सहना पड़ा है लेकिन ज़ियाँ इधर भी ज़ियाँ। और शेर अर्ज़ क्या है, दुआं बुलंद उठ रहा है काफ़ी, दुआं बुलंद उठ रहा है काफ़ी, मकीन सहमे हुए हैं सारे, दुआं बुलंद उठ रहा है काफ़ी, मकीन सहमे हुए हैं सारे, हवा न शोलों को दीजिए हैं मकान इधर भी मकान उधर भी, हवा न शोलों को दीजिए हैं मकान इधर भी। और आखिरी शेर है, ये खेल आंधी का गुल न कर दे तमाम शमों की रोशनी को, वाह वाह वाह। ये खेल आंधी का गुल न कर दे तमाम शमों की रोशनी को, फसीले राह पर हैं दोनों जानिब जवां इधर भी जवां उधर भी। क्या बात की। ये खेल आंधी का गुल न कर दे तमाम शमों की रोशनी को, फसीले राह पे हैं दोनों जानिब जवां इधर भी जवां उधर भी, लहू लहू रास्ते हैं सारे, निशां इधर भी निशां उधर भी। और मक्ता अर्ज़ किया है, यहाँ तो मंशूर हर कदम पर मुआहिदों की दुकान सजे है, यहाँ तो मंशूर हर कदम पर मुआहिदों की दुकान सजे है, मताए महरो वफा मगर है गिरां इधर भी गिरां उधर भी, मताए महरो वफा मगर है गिरां इधर भी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ज़ोरदार तालियां मंशूर जी के लिए। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब हमारे पास समय की कमी भी है। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर परेश कामत जी। Paresh Kamat ji is an eminent Konkani poet and translator. He has 5 collection of poems to his credit, besides 1 translated work. His poems have been translated into many Indian languages, included in the syllabus of different universities, and have been anthologized widely. He has received several awards, including Sahitya Academy Konkani Bhasha Mandal Puraskar twice, Kaivarya B.B. Borkar Memorial Award, Goa State Kala Academy Sahitya Puraskar, and many others. So let's welcome Shri Paresh Kamat ji. पहले मैं कोंकणी कविता पढ़ता हूँ और उसके बाद कुछ अनुवाद पढ़ूंगा हिंदी में। कोंकणी कविता खडपां। मनात खूप खोल मेरेन आसात खडपां, मनात खूप खोल मेरेन आसात खडपां, एकांतांत हांव थंय वचून बसतां आनी हांवूय जाता एक खडप, किण्णतायेंत गडप। एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच, एकांत म्हळ्यार आसता एक खडपूच, काळें किट्ट त्या खडपा पोंच्यान येता आयकूंक हयनयशी केन्ना केन्ना धव्या फुल्ल उदकाची गास। इसका हिंदी अनुवाद। पत्थर। मन में कहीं गहनता लिए हैं पत्थर, वहां जाकर मैं बैठता हूं एकांत में और मैं भी बन जाता हूं एक पत्थर, सन्नाटे में मग्न। एकांत, एकांत भी एक पत्थर जैसा है काला, एकांत भी एक पत्थर जैसा है काला, उस पत्थर के नीचे से सुनाई देती है सुनी अनसुनी कभी कभार शुभ्र शुभ्र पानी की आवाज। तुम्हारी डाली पर
मैं एक नन्ही चिड़िया बनकर आकर बैठूंगा तुम्हारी डाली पर, डाली को अपनी भनक भी नहीं लगने दूंगा। मैं एक नन्ही चिड़िया बनकर आकर बैठूंगा तुम्हारी डाली पर, डाली को अपनी भनक भी नहीं लगने दूंगा। मैं चहचहाया नहीं करूंगा, मैं डाली से मोहित नहीं हो जाऊंगा, नहीं डाली पर अपना घोंसला बनाऊंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा जब मैं उड़ जाऊंगा छोड़कर तुम्हारी डाली। सांप। घास में लहरा रही है धूप सांप सी, घास में लहरा रही है धूप सांप सी, लहरा रही है घास धूप में सांप सी, लहरा रहा है सांप घास में धूप सा पीला। अद्भुत है ये पीलापन, अद्भुत है ये पीलापन घास का, कड़ी धूप में लहराता रहता है मुझ में, सांप सा फन उठाकर, सांप सा फन उठाकर। दूर। तुम यहां नहीं हो यह सच नहीं लगता, तुम यहां नहीं हो यह सच नहीं लगता। वैसे तो आकाश है मौजूद, वैसे तो आकाश है मौजूद पहले जैसा, वैसे तो आकाश है मौजूद पहले जैसा। पेड़ है होने चाहिए वैसे ही, पेड़ है होने चाहिए वैसे ही। झिलमिल है तुम्हारे आंखों की पत्तों पत्तों पर, झिलमिल है तुम्हारे आंखों की पत्तों पत्तों पर। तुम्हारे ख्वाब के टहनी पर है मेरा हृदय टंगा हुआ अभी भी, तुम्हारे ख्वाब के टहनी पर है मेरा हृदय टंगा हुआ अभी भी। और उस हृदय में से उड़ रहे हैं पंछी दूर दूर तक आकाश में। यह बिल्कुल सच नहीं लगता। सचमुच सचमुच तुम यहाँ नहीं होती हो तब, सचमुच तुम यहाँ नहीं होती हो तब कुछ भी सच नहीं लगता, कुछ भी सच नहीं लगता। पानी की प्रतिमा। सब पानी पानी हो गया, सबका पानी हो गया, सब कुछ बह गया पानी में। तुम और मैं भी बन गए पानी, तुम और मैं भी बन गए पानी। रक्त भी हुआ पानी, पानी हुआ मछली, पानी हुआ मछली और मछली का हुआ पानी। सारा जीवन पानी में, सारे सपने पानी में, अंत में शेष रहा पानी ही पानी, अंत में शेष रहा पानी ही पानी। पानी में डूबती, पानी में तैरती, पानी पर तरंगती रही पानी की प्रतिमा, पानी पर तरंगती रही पानी की प्रतिमा। काले घोड़े। काले घोड़े दौड़ रहे हैं कैनवास पर हिनहिनाते हुए। काले घोड़े दौड़ रहे हैं कैनवास पर हिनहिनाते हुए। काले घोड़े दौड़ रहे हैं कैनवास पर, काले घोड़े दौड़ रहे हैं, काले घोड़े काले। दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुंचे घोड़े?
दौड़ते दौड़ते कहाँ पहुँचे घोड़े, दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिखाई देता है सिर्फ कैनवास सफ़ेद, और सुनाई देती है बार बार कानों के पर्दों पर खड़खड़ खड़खड़ घोड़ों के टापों की आवाज़, घोड़ों के टापों की आवाज़। और आखिर में एक कविता छोटी सी। सीढ़ियाँ। तुम्हारे सीढ़ियाँ उतरते समय मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। तुम्हारे सीढ़ियाँ उतरते समय मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, तभी सीढ़ियों के बीच हम दोनों रुक गए। तभी सीढ़ियों के बीच हम दोनों रुक गए, एक दूसरे को देखकर हंसे, एक दूसरे को देखकर हंसे। फिर तुम उतरती रही सीढ़ियाँ, वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं थी। अच्छा है, अच्छा। फिर तुम उतरती रही सीढ़ियाँ, वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं थी। मैं चढ़ता रहा सीढ़ियाँ, वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं थी, वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं थी। शुक्रिया। बहुत अच्छा। थैंक यू परेश जी। अच्छा है, बहुत शुक्रिया, सुंदर अच्छा काम है, रचनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूँगी आशा मुखिया लामा जी को। आशा मुखिया लामा जी नेपाल की प्रख्यात लेखिका हैं। आपने चंद्रिका, हमरो संस्कृति, गोरखा साहित्य राज, संस्कृत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व संस्मरण, सांगलो पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपके लेखकों का एक संग्रह राहर अक्षर और निबंधों का एक संग्रह गर्धन भी प्रकाशित हुआ है। आप रेडियो नाटक कलाकार हैं और आपने रेडियो कार्यक्रम के लिए 6 नाटकों का लेखन भी किया है। आप गोरखा जन पुस्तकालय, कुर्सियांग भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, गोरखा सांस्कृतिक संस्थान के आजीवन सदस्य हैं। आप साहित्य अकादमी के नेपाली परामर्श मंडल की सदस्य हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आशा मुखिया लामा जी। थैंक यू। मैं नेपाल से नहीं, मैं दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, इंडिया से हूँ और साहित्य अकादमी नेपाली भाषा परामर्श समिति का वन ऑफ द मेंबर हूँ। सभा शिरोमणि चंद्रशेखर काम्बर साहब को और साहित्य अकादमी का हमारे प्रेसिडेंट और सभी साथियों को अभिवादन करते हुए मैं कविता वाचन कर रही हूँ। शहीदलाई नमन। पहले मैं नेपाली में एक कविता वाचन करूँगी। शहीदलाई नमन। जय जय काली माँ काली, आयो आयो गोर्खाली हो, यो उत्सर्ग हुंकार हो गोरखा को। चाहे भारत चीन युद्ध 1962 को होस्, चाहे दोस्रो कश्मीर युद्ध 1965 को, चाहे बंगलादेश स्वतन्त्र संग्राम 1971 वा चाहे कारगिल युद्ध 1999 होस्, इतिहास बोल्छ तिम्रो गाथा, हे वीर सपूत नमन नमन हो, यो आह्वान हो वीर गोर्खा को। जय जय काली माँ काली, आयो आयो गोर्खाली। मेजर राजेश सिंह, नायक प्रेम बहादुर गुरुङ, हवलदार नर बहादुर आले, लेफ्टिनेंट कर्नल शेर जंग थापा, नायक रविलाल थापा, हवलदार राम प्रसाद गुरुङ, हे वीर सपूत नमन नमन। युद्धमा शत्रुलाई धुलो चटाई फत्ते गर्यौ, सबै लडाई लड्दा लड्दै प्राण गुमायो, भारत माताको मान बढायो। कदर भो तिम्रो उत्सर्गको, अमृत स्वमा आजादीको, भुल्ने छैनन् देशले तिमीलाई, शत शत नमन फेरि तिमीलाई। मरणोपरान्त तिमी सम्झियौ, महावीर चक्रले तिमी सुशोभित, क्याप्टन मनोज कुमार पाण्डे परमवीर चक्रले तिमी अलङ्कृत। स्मरण गर्छौँ ती गौरव गाथा, जन्म जन्मान्तर छौँ तिम्रो साथ। जय जय काली माँ काली, आयो आयो गोर्खाली। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। जय जय काली माँ काली, आयो आयो गोर्खाली।
This uproar is of Gurkhas, be it a 1962 Indochina War or the Second Kashmir War of 1965, whether it be the Bangladesh Freedom War 1971 or the Kargil War of 1999. History shall unfold your story, O brave son. Gratitude. Here approach the Gurkhas, Jai Jai Kali, Ma Kali, Ayo Ayo Gurkhali. Major Rajesh Singh, Nayak Prem Bahadur Gurung, Havildar Nar Bahadur Ali, Lieutenant Colonel Serjang Thapa, Naik Ravilal Thapa, Constable Ram Prasad Gurung, salute to the bravo sons. Dashed the enemy in battle, got all the fights, lost our lives in the fight, and honored Mother India's pride. Appreciate your sacrifice and generosity. In the freedom celebration of Amrit Utsava, the country shall not ever forget you. Countless salutes to you again. You are remembered even after death with the Mahavir Chakra's crest. Captain Manoj Kumar Pandey honored with the Parambir Chakra. We recall your glorious saga. We are with you generation after generation. Jai Jai Kali, Ma Kali, Ayo Ayo Gurkhali. अभी हिंदी में एक कविता संग्रामी आह्वान। ये भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती पर लिखी गई मेरा एक कविता। भारत की पुण्य भूमि में खून की नदियों बहाते हुए फिरंगियों का बुना हुआ लोहे की जंजीर काटते हुए चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें। जागोर देखो ए वीरों, मांग रहा है देश बेटा, वंदे मातरम का नारा चारों ओर गूंज रहा। नहीं देखना पीछे मुड़ के, कायरता जहां जिंदा हो, जागोगे तब देखोगे तुम हंसता हुआ तिरंगा को। चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें। खिल उठेगी यहाँ आज़ादी, हिमालय की चोटी पर जिंदाबाद है यहाँ आज़ादी, कावेरी गंगा हर तट पर। आगे बढ़े प्रतिमान नरवीर, प्रतिमान और नरवीर गोरखाओं में से दो स्वतंत्र सेनानियों हैं। आगे बढ़े प्रतिमान नरवीर फिरंगियों की विरोध में इंद्रेणी सावित्री लड़ते रहे भारत को आज़ाद बनाने को। चलो चलें, चलो चलें, चलो चलें। इंद्रेणी और सावित्री जो दो छोटी छोटी बहनें जिसने अपने शरीर के ऊपर बम लगाकर टैंकर के नीचे आए थे, वो इतिहास है हमारा। और अंत में एक कविता मनोभाव। कोई भी मटेरियलिस्टिक होने से पहले उसका भाव तो मन में ही आते हैं ना, इसी को लेके मनोभाव। निर्मल कोमल निश्चल सत्य मन मन्दिरमा स्फुरन भई, हृदय तहको एउटै भावना मार्गदर्शन यथार्थलाई। ममताको मातृत्व, स्नेह माया प्रेम अनि भाइचाराको भातृत्व, वसुदैव कुटुम्बकम भनी। मातृभूमिमा नित्य समर्पित जय हिन्दलाई सादर नमन। प्रिय छन् वन्दे मातरम, हो मेरो भारत महान। बहुभाषिक एक भारत, सांस्कृतिक चेतना ती जागृत, धरोहर संरक्षण कर्तव्य परम, हो आत्मनिर्भर भारत। जाति जनजाति सबको हृदयमा, शिक्षा स्वस्थ बराबर सबमा, पानी पर्यावरण अमूल्य जीवनमा, देशवासीमा कर्तव्य चेतना। मेक इन इंडिया को तीव्र भावना, यही छ संदेश आजलाई। हिरक उत्सवमा अमृत भावना, सुजलाम सुफलाम मंगल कामना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। A feeling, a pure, gentle, immovable trust, springing forth in the heart's deep,
and the feeling of oneness in the heart, guiding the reality so profound, deep. Affection, fondness, love, and love of motherhood and brotherhood, pronouncing the Vasudhaiva Kutumbakam, dedicated to the motherland always. An honor to Jai Hind, O dear Bande Mataram, my mighty India. My India with linguistic diversity, cultural consciousness and awareness, safeguarding the heritage and ultimate duty is the Atmanirbhar Bharat. Education, health equal to the hearts of tribes and castes, water ecology in precious life, duty awareness among the country folks, tremendous feeling of Make in India in the message for all helm, in the platinum celebration, Sujalam, Sufalam, Mangalam. Thank you. वंडरफुल, थैंक यू सो मच आशा मैम. अब हम इस सेशन के लास्ट पार्टिसिपेंट अंतिम कवि को बुलाना चाहेंगे, पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्री मधु आचार्य जी. श्री मधु आचार्य आशावादी, प्रख्यात राजस्थानी लेखक, कवि, पत्रकार तथा साहित्य अकादमी के राजस्थानी परामर्श मंडल के पूर्व संयोजक तथा प्रमुख हिंदी समाचार पत्र दैनिक भास्कर के कार्यकारी संपादक हैं. आपकी कविता, कहानी तथा व्यंग लेखन की 150 से अधिक कृतियां प्रकाशित हैं. आप रंगमंच से गहराई से जुड़े हुए हैं. साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा आपको राजस्थानी भाषा और संस्कृति अकादमी द्वारा मुरलीधर व्यास तथा साहित्य पुरस्कार, राजस्थान संगीत अकादमी के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार तथा शंभू शेखर सक्सेना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. तो बहुत बहुत स्वागत है मधु आचार्य जी. जी धन्यवाद. राम राम. सहसों पहली मारी मातृभाषा राजस्थानी में एक छोटी सी कविता, फिर बेरो अनुवाद. राजस्थानी कविता रो शीर्षक है बदलाव. जद ताई गांवरा घर हा कच्चा, गोबर गारे सु लीपियोड़ा, तद ताई उणा माए मिनख हा पक्का. जद ताई गांवरा घर हा कच्चा, गोबर गारे सु लीपियोड़ा, तद ताई उण माए मिनख हा पक्का. साव सच्चा भरोसे जोगा, भगत बदल गयो, भगत बदल गयो, घर बन गया पक्का. मार्बल और टालियां लाग गई, टीवी खातर छतरियां टंगी, घरा सामी मोटरा रमगी. अबे घर हो गया पक्का, पण मिनख हो गया कच्चा. घर कच्चा तो मिनख पक्का, और घर पक्का तद मिनख कच्चा. अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन सुनाता हूँ. हिंदी ट्रांसलेशन की मैं चिंता न करें, 2-3 कविताओं से ज़्यादा छोटी छोटी नहीं सुनाऊंगा. इसका हिंदी ट्रांसलेशन संजय पुरोहित ने किया है. परिवर्तन. जब तक गांव के घर थे कच्चे, लीपे हुए गोबर गारे से, तब तक उनमें रहने वाले इंसान थे पक्के, निश्चल सच्चे, विश्वास के काबिल. समय बदल गया, घर बने पक्के, लग गई मार्बल और टाइलें, टीवी के लिए छतरियां छा गई, रौनक बनी घरों के आगे, खड़ी चमचमाती गाड़ियां. अब घर हो गए हैं पक्के, लेकिन इंसान हो गए हैं कच्चे. घर कच्चे तो इंसान पक्के, घर पक्के तो इंसान कच्चे. और आप एक छोटी सी कविता, हिंदी ट्रांसलेशन राजस्थानी कविता का. हाथ में रख सूरज नित्य प्रतिदिन, हाथ में रख सूरज नित्य प्रतिदिन. रामदास निकलता था घर से, रामदास निकलता था घर से, सूरज की भांति ही. पहले तपता आग उगलता, सूरज की भांति ही. तपता आग उगलता, संध्या घिरते ही सूरज की भांति ढल जाता. संध्या होते ही सूरज की भांति ढल जाता. रात आने पर हो जाता शीतल, रात आने पर हो जाता शीतल. लेकिन दूसरे दिन भोर के साथ ही ये सूरज दुगने जोश के साथ रखता कदम बाहर. सूरज कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता. एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता, चूंकि
हम राजस्थानी कवियों का प्रिय विषय रेत है, क्योंकि हम रेत में खूब रमे हुए, तो रेत पर एक कविता हिंदी ट्रांसलेशन। उस दिन घर से निकला, सांझ घिरते ही थकान से चूर, मजदूर आ रहे थे अपने घर और मैं जा रहा था रेत की ओर। मजदूर आ रहे थे अपने घर और मैं जा रहा था रेत की ओर। मैं उसकी गोद में जा बैठा, मैं उसकी गोद में जा बैठा, निहारा कुछ पल आकाश को, कुछ समझ ना आया, कुछ समझ ना आया। फिर निगाहें पड़ी रेत पर, आज रेत मौन थी, आज रेत मौन थी, कुछ गुमसुम। नन्हे अंतराल के बाद मैंने प्रश्न रखा, नन्हे अंतराल के बाद मैंने प्रश्न रखा, बता तो सही क्या तलाश कर रही है, बता तो सही क्या तलाश कर रही है। आंखें तेरी क्यों है ये रक्तिम, आंखें तेरी क्यों है ये तेरी रक्तिम। बिगड़े हुए हैं हालात, वो कुछ न बोली, वो कुछ न बोली, आंखों को खोला फगत। उसी क्षण हवा ने उड़ा डाला रेत को, उसी क्षण हवा ने उड़ा डाला रेत को। आंखों के आगे छा गया अंधेरा, आंखों के आगे छा गया अंधेरा। जब खुली आंखें रेत कहीं न थी, जब खुली आंखें रेत कहीं न थी। दुनिया सोचती है मेरी हो गई पराई, दुनिया सोचती है मेरी हो गई पराई। रेत है तो मैं हूं और मैं हूं तो रेत है। और एक अंतिम बहुत छोटी सी कविता। आओ आओ हम खोलें मन के दरवाजे, आओ हम खोलें मन के दरवाजे। उसके भीतर से निकालें पुरानी स्मृतियां, उसके भीतर से निकालें पुरानी स्मृतियां। कुछ कही कुछ अनकही, कुछ कही कुछ अनकही। आओ हम खुद ही सुने, आओ हम खुद ही सुने उन अनकही बातों को, उन अनकही बातों को। फिर कहें खुद ही खुद को, और फिर कहें खुद ही खुद को। न जाने किन कारणों से अटक गई थी शर्म से जो, न जाने किस कारण अटक गई थी शर्म से जो। उन स्मृतियों की खोलें बेड़ियां, उन स्मृतियों की खोलें बेड़ियां। करें उन्हें मुक्त ताकि कुछ सांस आए सहजता से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री चंद्रशेखर कांबर जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जी जी। First, I would like to say a few words about this friends. Indian poetry is indeed a concept that springs from a grand, encompassing vision. It promises the bringing together of all the myriad and diverse literatures and cultures from regions and languages from across the country. Today, presiding over this session on multilingual poetry makes me immensely happy because it is always such a plural and rich idea of Indian poetry that I have upheld and celebrated. In this instance, we should also begin by asking ourselves a few important and even difficult questions. Are the writings from these languages and cultures made to fit into homogeneous and generic models that cannot express the multiple social, political, and cultural experiences of these regions? How do such distinct cultural histories impel certain modes, styles, and even the choice of genres? In addition, in our increasingly global world now,
how do we project the immense diversity and multiplicity of these linguistic and literary traditions? What are the kinds of exchanges, dialogues, and conversations we could forge among these literary cultures? I will not attempt to answer all these questions. I have some of these questions for you all to talk about. When I talk about Indian poetry, I must emphasize again that I am by no means thinking of monolithic concept. Yet I do see something that gather together all such plural literary strands in this subcontinent. If I ask myself this question, how have we been different from the Euro-American Western writers, Western literary traditions, and the writings that come out of these locations? My answers would be that we are predominantly storytellers. Whether it is the epic or the folk mode of writing, whether it is prose or poetry, we have had a strong tradition of storytelling literature that addressed and emerged out of a community culture. For instance, think of a range of literary productions Karnataka over both written and oral, whether it is Vachanas of 12th century or later Dasarpadas, all these writings address God directly and they speak to a shared devotional community. The writers of these songs do not address an individual in the high modern style of 20th century writings that emerged later in Indian languages. What I am trying to show here is how, despite the distinct influence and stamp of Euro-American modernism on both English and regional literatures in India, many writers have continued to link themselves with the older native traditions. My own writing, for example, embodies such older folk traditions of Karnataka, the region I come from. What is more, as one of the most influential Kannada critics of the 60s, Dr. Rajiv Taranath points out in his introduction to the translation of my Jokumar Swami, I draw deeply from the folk and mythical sensibility. As a writer who firmly locates himself within the marginal caste and regional communities, I challenge the dominant mode of realism, a mode which often seems to reinforce the status quo socially and political hereafters. No doubt our colonial past and access to English education and literature during the 20th century led to new trends in Indian writings. 19th century models of writing and the influence of the modernist movement in Europe was patently felt on both Indian English writing and writing in regional languages. We adopted them to our own context in a very creative ways. On the other hand, native traditions too did not die out completely. Popular culture nourished these local traditions and literary conversations. Whether they were forms of Yakshagana or Harikatha in South India or even our cinema, they still connected with the earlier modes of orality and myth. However, some Indian writers exhibit the impact of Euro-British literary movements even now. And the question in front of us is
how do we go on from here? Where does our search, where do our search new identity for Indian literature like us? Within the post-colonial and global context of today, when Indian writing in English or even writings in regional languages are finding global visibility due to translations, how do we define our own locations and signature literary style? It is in this wonderful gathering of poets from different parts of the country that I find an opportunity to speak of these matters. Most importantly, today we have all gathered here to listen to poems from multiple languages. What makes us write poetry? Is it a primary urge to express ourselves? Is it the intense anxiety of writing, wanting to connect with others, to know that there are others listening, responding, and emphasizing with any circumstances in life? This anguished desire to communicate is predicated on something that is so natural and so essential inside us. I'm a folk poet in the sense that I chose to go back to my folk roots to sing of my contemporary predicament. For a writer who cherishes this idea for a folk community and its life-giving values, these bonds, these bonds we forge our other people are very important. The folk bards sang to preserve the experiences of their generations and of their past. They sang to make the new generation know and become a part of this folk community. Today, I will sing too. I will sing my poem, merge my voices with all your voices. This is a space where poetry can happen and a space where we can all gather together for this collective experience of poetry. I am eagerly waiting to listen to my fellow poets on this panel, and I listened and I was very happy. And I will read one or two of my poems now. A mirror. Mirror, oh mirror, you too have eyes, or don't you? Have you eyes? Have my eyes become your mirror? Mirror, oh mirror, you too have eyes, or don't you? Have my eyes become your mirror? Are you looking at me or am I looking at you? Am I your image, your reflection, or are you my image, my reflections? Without me, you are not, are you? Or without you, I am not, am I? Two can be separate, but the root within is one. Between the two, there is the glass. If broken, we are one, or will not be two? If two is not, would we become one, or do we become alone? If we melt each in the other, do we live? Or is not there any glass in mirror memory? Tell me,
the words you listened to so far, is it a dialogue or a soliloquy? Sir. Sir, please sing one of your songs. 4 lines. Huh? Please sing a song. About 4 lines. No. Very good singer he is. Yeah. Sing originally in Kannada, then in English. Explain. Two trees. A tree by the side, of a lake, and another within. Above the real tree and below the tree reflected. One shivers when the waves appear and the other smiles. But remember, the tops are two, and yet the root is one for these trees. As you climb up the one, you climb down the other. Your head will be held high as you climb, and turn down as you climb down the other. The blue field above, its reflection below, and one silence in between of us. Think that you will become thin air as you climb up, but remember, you are just trying to come down. Going up is your decision, coming down is something beyond you. There, who climb up will reach the heaven, it is said. We are not sure. But those who drawn will reach down, it is certain. The point of merging of the real tree and the tree reflected have vanished, and that is the tragic draw of this song. That is why I will tell you, my friend, even if you climb up, you cannot help hanging your head downside, jump, reach bottom, and search a vanished hand, search and live. Thank you very much. Thank you so much. We come to the end of the session. Let's take lunch and we'll get back at 2:30 in this auditorium. 2:30.